बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेक्चर सीरीज़ में हम बड़े ही इम्पॉर्टेंट पार्ट को शुरू करने जा रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 31 है और आज के हमारे टॉपिक की हेडलाइन जो है, हमारे आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो ऑर्गेनाइजिंग ए कॉरपोरेशन, यानी कंपनियां कैसे बनती हैं और एक अकाउंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कंपनी को बनाते वक्त या बनाने से पहले किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए और ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हमें किन किन मराहल से गुज़रना पड़ता है। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और या कौन सी चीज़ें इसके लिए लवाजमात ख्याल की जाती हैं। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं। मैं हूं आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर राना आसिफ शहजाद अली। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इस होल टॉपिक या चैप्टर का प्रीव्यू लेते हैं ताकि हमारे सामने एक रोड मैप मौजूद हो कि हमने इन तमाम इश्यूज़ को लेक्चर वाइज कैसे डिस्कस करना है या एक अकाउंटेंट के नॉलेज में किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कॉरपोरेशन यानी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कैसे बनती है, शेयर ट्रांजैक्शन शेयर कैसे कैसे इशू किए जाते हैं उसका प्रोसेस क्या होगा, डिविडेंड यानी पर शेयर की बुनियाद पे जो प्रॉफिटेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है अमंग द शेयर होल्डर्स वो क्या होगी, शेयर की कितनी इकसाम होती हैं, डिविडेंड की कितनी इकसाम होती हैं, इसके मराहल कितने होते हैं, एंड रिटेन्ड अर्निंग और जो आपकी जमाशुदा इनकम होती है कि जिसके एक मजमूई अकाउंट को रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट कहा जाता है। हमने इस पूरे कॉरपोरेशन के चैप्टर को 5 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा जो कि कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हम इसकी आज गुफ्तगू करेंगे, यानी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे कि कॉरपोरेशन क्या होती है, कॉरपोरेशन कैसे बनती है और किन बुनियादी चीज़ों का स्टूडेंट्स के लिए जानना ज़रूरी है ताकि जब वो रिकॉर्डिंग के मरहले से गुजरें तो उन्हें तमाम चीज़ों का पता हो। तो हमारे आज के लेक्चर का जो मेन जो पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन एरिया होगा वो ये पहला हिस्सा है, द कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी अदारों की जो कंपनी की सूरत में होती है फॉर्म वो क्या है। और जैसा कि पाकिस्तान की अगर बात करेंगे तो इसके लिए कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 की सूरत में एक कवानीन का मजमुआ मौजूद है जो इस चीज़ की वजाहत करेगा कि कंपनी यानी इंडस्ट्री कैसे बनाई जाती है। तो इसकी वजाहत हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हम आज के लेक्चर में इसकी वजाहत करेंगे। आज के लेक्चर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू शुड बी एबल टू, यानी आज का लेक्चर सुनने के बाद आप इस काबिल होंगे कि इन चीज़ों के जवाब दे सकें। हमारा पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई द मेजर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉरपोरेशन, कि कंपनी क्या होती है, इसकी मजमुई या वो डिस्टिंक्टिव खसूसियात क्या होती हैं जो इसको अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस से मुमताज़ करती हैं या इसको यूनिक बनाती हैं। तो इन्हीं करैक्टरिस्टिक्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फिर कंपनी कैसे बनाई जाती है, यानी फॉर्मिंग ए कॉरपोरेशन, कंपनी के बनाने का जो अमल है इसकी वजाहत करेंगे आज। नंबर 4th लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा ऑनरशिप राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के ऑनरशिप राइट्स क्या होते हैं, उनको ये राइट्स कैसे दिए जाते हैं या इनकी डिस्टिंक्शन कैसे होती है। और हमारा 5वां और आखिरी आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा शेयर होल्डर सर्टिफिकेट इमेज। स्टूडेंट के सामने एक शेयर सर्टिफिकेट की इमेज रख के तो उससे मैं स्टूडेंट को समझाऊंगा कि इसकी जो फेस वैल्यू होती है वो कहाँ पे लिखी जाती है, होल्डर ऑफ शेयर का नाम कहाँ पे मेंशन किया जाता है, इश्यूर कंपनी कहाँ पे होती है और इसके अंदर जो वेस्टेड वैल्यू होती है, स्टेटेड वैल्यू होती है, वो कहाँ पे प्रेजेंट की जाती है। तो चलिए स्टूडेंट चलते हैं हम आज के अपने पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ।
दी कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारा पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई द मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉरपोरेशन, यानी जो कॉरपोरेशन जिसको कि हम कंपनी कहते हैं उनकी मेन जो खसूसियात है उसके ऊपर चलते हैं। अब कॉरपोरेशन क्या होती है? एन एंटिटी सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, एक ऐसी बिजनेस की शनाख्त जो अलहदा होती है, डिस्टिंक्ट होती है मालकान से। यहाँ से हमारे जहन में अकाउंटिंग का वो बेसिक कॉन्सेप्ट भी आता है कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट वो यही कहता है कि बिज़नेस और बिजनेसमैन एक दूसरे से अलहदा जो है वो कंसिडर होते हैं। इसको हम दो हिस्सों में, इसकी क्लासिफिकेशन जो है कॉरपोरेशन की, दो पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। यानी क्लासिफाइड बाय पर्पस, यानी पर्पस के लिहाज से कॉरपोरेशन किस किस्म की होती है, या क्लासिफाइड बाय ऑनरशिप, या मलकियत के एतबार से और कॉरपोरेशन या कंपनीज कितनी किस्म की होती हैं। तो पर्पसेस के हवाले से या तो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए बनाई जाती हैं, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट या फॉर प्रॉफिट। जब हम नॉट फॉर प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसकी कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखता हूं, जैसे साल्वेशन आर्मी यूएसए का एक इदारा जो बनाया गया है स्पेसिफाइड पर्पसेस के लिए, और ये नॉट फॉर प्रॉफिट है बल्कि किसी मेच्योर थिंकिंग को लोगों तक कन्वे करने के लिए होता है। फिर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रेसेंट, तो ये जैसे रेड क्रेसेंट इंटरनेशनल है, ये भी इदारे ऐसे हैं या डिस्टिंक्टिव कंपनीज़ हैं जो नॉट फॉर प्रॉफिट है। इसी तरह जब हम इसकी फॉर प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लासिफिकेशन करते हैं तो यही तरीक़ेकार ऑनरशिप के मुताबिक भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, और ये पब्लिकल या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ की कैटेगरी में आती हैं। और पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ वो कंपनीज़ कहलाती हैं जिसके मेजॉरिटी शेयर्स जनरल पब्लिक के पास होते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ वो होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर फ्रीली अपने बिजनेस की, अपनी सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज़ कर सकती हैं। इनको अमूमी तौर पे ओपन एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ कहा जाता है, यानी ये अपनी बार बार शेयर्स को परचेज़ कर सकते हैं, रीपरचेज़ कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट आप बार बार करते रहते हैं। इसके एग्जांपल्स कुछ यूँ हैं, टोयोटा, सिमेंस, साइनोपैक चाइना की है, और जनरल इलेक्ट्रिक बड़ी पॉपुलर अमेरिका की कंपनी है जो कि क्लासिफाइड फॉर ओनरशिप के लिहाज से पब्लिक लिमिटेड कहलाती हैं, और ये अदारे फॉर प्रॉफिट बनाए जाते हैं। यानी ये दुनिया की डिस्टिंक्टिव कंपनीज़ हैं जिनका मेन मकसद यही है कि लोगों की लाइकिंग डिसलाइकिंग के मुताबिक कस्टमर ओरिएंटेड चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं और उसके मुताबिक फिर वो उसमें से अपना प्रॉफिट जनरेट करते हैं। जबकि प्राइवेटली हेल्ड कंपनीज जो होती हैं, जबकि सेकंड कैटेगरी है आपके पास, वो है कारगिल इनकॉर्पोरेशन, जैसे इसकी एग्जांपल दी हुई है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वो होती हैं कि जिसके ऊपर फर्दर हम अगर अपनी इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस के अंदर गुफ्तगू कर चुके हुए हैं कि ऐसी कंपनीज कि जिसका एक मालिक होता है, या चूँकि पाकिस्तानी लॉ के तहत एक शख्स को भी इजाज़त है कि वो कंपनी बना सकता है, लेकिन इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि ये फ्रीली अपने शेयर जो है पब्लिक में सेल नहीं कर सकते। इसको क्लोज एंड कंपनी भी कहा जाता है। एक ही दफ़ा ये कंपनी शेयर लोगों को इशू करती है और उसके मुताबिक अपना बिज़नेस ट्रांजैक्ट करती है। इसके ऊपर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पर्सनस की हद जो है वो मुकर्रर की जाती है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉरपोरेशन, जब हम कंपनियां यानी कॉरपोरेशंस बनाते हैं तो हमें इसकी कुछ डिस्टिंक्टिव करैक्टरिस्टिक्स का पता होना चाहिए। करैक्टरिस्टिक्स दैट डिस्टिंग्विश कॉरपोरेशंस फ्रॉम प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, जैसा कि आप जानते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस के अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप एक किस्म होती है कि जिसमें बिज़नेस का मालिक एक ही शख्स होता है, तमाम प्रॉफिट्स का लॉसेस का ज़िम्मेदार होता है। जबकि दूसरी फॉर्म जो होती है वो पार्टनरशिप है कि जिसके अंदर 2 से लेके और 20 तक लोग शामिल हो सकते हैं, जिनके दरमियान रेशो प्रपोर्शन तय कर ली जाती है कि कैसे वो कंट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल को, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, और अपने दरमियान प्रॉफिट, लॉसेस, लाइबिलिटीज़, ड्यूटीज़ और एक्टिविटीज़ का तयन कर लेते हैं। जबकि आज के लेक्चर का मतमा नज़र हमारा जो कि कॉरपोरेशन है, ये तीसरी किस्म होती है। लॉ ये कहता है कि जब भी आपके पार्टनर्स की तादाद 20 से बढ़ जाए
तो ये लाजम होता है कि आप उस पार्टनरशिप को डिज़ोल्व कर देंगे और उसको एक कंपनी यानी कॉरपोरेशन के तौर पे मुतारफ़ करवाएंगे या रजिस्टर्ड करवाएंगे। अगर हम करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हमने यहाँ पे एक लिस्ट आपके सामने डिसाइड कर दी है और इसी करैक्टरिस्टिक्स के अंदर से हमने हाईलाइट किया है कि कौन सी खसूसियात इसकी एडवांटेजेस में भी डिसाइड हो सकती हैं, यानी इसके एडवांटेजेस को एक्सप्लेन कर सकती हैं, और कौन सी खसूसियात या ऐसे उसके पॉइंट्स हैं कि जो इसके डिसएडवांटेज कंसिडर होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके सामने एक लिस्ट रख रहा हूँ। सबसे पहले इसकी खसूसियत है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। दूसरी है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी लाइबिलिटी शेयर होल्डर्स की लिमिटेड होती है। ट्रांसफरेबल ऑनरशिप राइट्स, ऑनरशिप राइट ट्रांसफरेबल होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज अपने शेयर जो हैं किसी के नाम शिफ्ट कर सकती हैं, ट्रांसफ़र कर सकती हैं। एबिलिटी टू एक्वायर द कैपिटल, इनके अंदर ये खसूसियत होती है वो कैपिटल का मेजर पोर्शन को एक्वायर कर सकते हैं। और कंटिन्यूस लाइफ, जबकि इसकी लाइफ जो है फॉर अनलिमिटेड टाइम के लिए होती है, तो इसका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है। तो ये जो पहली मैंने 5 करैक्टरिस्टिक्स को बयान किया है, इनको हम कॉरपोरेशन या कंपनीज़ के एडवांटेजेस का नाम भी दे सकते हैं। जबकि नंबर 6 से कॉरपोरेट मैनेजमेंट, यानी इसको मैनेज करने के लिए प्रॉपर एक हायरार्की होती है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, तो उसके मुताबिक ही हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 6 है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। जैसा कि मैंने पहले बात की, जैसा पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में बात करें तो पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक रेगुलेटर के तौर पे मौजूद है, और एक लॉ मौजूद है जिसको कि कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 का नाम दिया जाता है, जिसके अंदर तमाम रूल्स की वजाहत की गई है कि कॉरपोरेट फॉर्म ऑफ बिज़नेस को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। इसके लिए कवानीन का मजमुआ मौजूद है जो कि इम्प्लीमेंट किया जाता है। और लास्ट है एडिशनल टैक्सेस। कंपनी की जो टैक्स पॉलिसी होती है वो हाईएस्ट रेट के ऊपर होता है। टुडे पाकिस्तान के अंदर पब्लिक लिस्टेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ के जो टैक्स रेट्स हैं तकरीबन ऑलमोस्ट सेम हैं, और ये 35% वेरी हैवी और हाई टैक्स रेट के साथ इनकी टैक्सेशन होती है। तो इसी वजह से इसके इस टैक्स के पहलू को डिसएडवांटेज भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, अब हम वन बाय वन जो इसकी खसूसियात हैं कि जिसको कि हमने 2 सेट्स या 2 ग्रुप्स के अंदर तकसीम भी किया है। पहली 5 इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं इनको हमने एडवांटेजेस का नाम दिया है, जबकि आखिर वाली जो 3 करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको हमने डिसएडवांटेज का नाम दिया। तो अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहली थी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, यानी अलहदा से इसकी एक कानूनी शनाख्त होती है, इसकी आप पहचान कर सकते हैं। तो हम पहले इस चीज़ को स्टडी कर चुके हुए हैं कि कॉरपोरेशंस जो हैं वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती हैं अपने मालिक से। कॉरपोरेशंस एक्ट अंडर इट्स ऑन नेम, ये अपने नाम के साथ काम करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉरपोरेशंस जो हैं ये आर्टिफिशियल पर्सनस होते हैं रादर दैन इन द नेम ऑफ इट्स शेयर होल्डर। चूँकि शेयर होल्डर्स की तादाद तो बहुत बड़ी होती है, हज़ारों में शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, तो ये मुमकिन नहीं होता कि सबके नाम को कंपनी के नाम का हिस्सा बनाया जाए। तो आप एक जॉइंटली एक नेम के ऊपर एग्री कर जाते हैं। जिस वक्त कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है या बनाई जाती है तो कंपनी उस नाम के तहत ही मार्केट में पहचानी जाती है। नंबर 2, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स। इसके जो शेयर होल्डर्स होंगे उसकी लाइबिलिटी उस हद तक लिमिटेड होती है कि जितने % उनके उस कंपनी के अंदर शेयर होते हैं, और उस परसेंटेज से ज़्यादा के वो ज़िम्मेदार नहीं हो सकते। लिमिटेड टू देयर इन्वेस्टमेंट, यानी अगर मैंने किसी कंपनी के अंदर 5% या 7% शेयर्स परचेज़ किए हुए हैं टोटल शेयर कैपिटल का, तो मैं फिर उस कंपनी की टोटल लाइबिलिटीज़ के अंदर 5 या 7% का है रिस्पॉन्सिबल गर्दाना जाऊंगा। नंबर 3, जो कि इसका एडवांटेज भी है, ट्रांसफरेबल ऑनरशिप राइट्स। इसकी जो मलकियत है, इसकी जो ऑनरशिप राइट्स हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, यानी कॉरपोरेशन ये हक देती है। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज अदारा एक रेगुलेटर मौजूद है कि जहाँ पे सिक्योरिटीज़ की सेल परचेज़ का बिज़नेस होता है, तो वहाँ पे ये राइट होता है। उसके तहत अगर ये कंपनी या कॉरपोरेशन उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो यानी रजिस्टर्ड हो, तो वो अपने ऑनरशिप राइट्स को यानी शेयर्स को उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं।
शेयर होल्डर्स मे सेल देयर शेयर्स। मे का मतलब फिर यही हुआ कि अगर वो चाहें, अगर उनको ज़रूरत हो पैसे की, या वो अपने बिज़नेस के जो राइट्स हैं उनको सेल करना चाहते हो तो वो कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा कि इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, कॉन्टीन्यूस लाइफ होती है, तो फिर अगर आप इस सरमायाकारी को अपनी मलकियत में रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। नंबर 4, एबिलिटी टू एक्वायर कैपिटल। अब इस कॉरपोरेशन के अंदर चूँकि रिज़र्व की सूरत में पैसा पड़ा हुआ होता है, और वैसे भी जो सालाना मुनाफा कमाया जाएगा, जो रिटेन्ड अर्निंग्स होंगी, उसमें से भी आप कुछ हिस्सा जो है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए सेव कर लेते हैं। तो इसके अंदर इतनी अहलियत होती है फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये अपने बिज़नेस को मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं, मज़ीद सर्विसेज दे सकते हैं। कॉरपोरेशंस कैन ऑब्टेन कैपिटल थ्रू द इशूज़ ऑफ शेयर। और इन फ्यूचर जैसे जैसे कंपनी को अपने बिज़नेस को बढ़ाने की ज़रूरत होगी, वो आवाम को और शेयर्स ऑफ़र करते हैं, मज़ीद कैपिटल कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। तो पैसा इकट्ठे करने का जो तरीक़ेकार है वो सिर्फ यही नहीं है कि कंपनीज़ या कॉरपोरेशन मार्केट में शेयर्स ऑफ़र करते हैं, बल्कि और कुछ सिक्योरिटीज़ भी होती हैं कि जिनको पब्लिक ऑफ़र किया जा सकता है। नंबर 5, कंटिन्यूस लाइफ। कंटिन्यूस का मतलब है कि इसकी लाइफ जारी रहती है, यानी अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को किसी कंपनी के अंदर जो आपने शेयर्स खरीदे हुए हैं बरकरार रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको ख़त्म करना चाहें तो इसके ऑनरशिप राइट्स को किसी और शख्स के साथ आप बारगेन करके या टर्म्स एंड कंडीशंस के तहत उसके हवाले कर सकते हैं। कंटिन्यूस एज आ गोइंग कंसर्न इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द विड्रॉल, यानी अगर किसी कंपनी के अंदर आपने जो शेयर्स खरीदे हुए हैं उसको विड्रॉ कर लेते हैं, सेल आउट कर देते हैं, तो उस कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। एक शख्स अगर अपने ऑनरशिप राइट्स को यानी शेयर्स को किसी और के नाम ट्रांसफ़र कर देता है तो कंपनी उस दूसरे शख्स को अपने लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स के अंदर शामिल कर लेती है। तो अब इसका असर नहीं पड़ता कि चाहे आप इसका पैसा निकलवा लें, उस शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, आर इन कैपेसिटी ऑफ अ शेयर होल्डर, या वो कानूनी लिहाज से या फिज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से इनेबल हो जाए कि वो कॉरपोरेशन के अंदर एक शेयर होल्डर के तौर पे चल सके। एम्प्लाई आर ऑफिसर, ये एम्प्लाइज स्टॉक ऑप्शन स्कीम्स के तहत एम्प्लाइज़ को भी शेयर ऑफ़र किए जाते हैं, और ये हो सकता है, और यानी इसका मतलब ये हुआ उनके अंदर एक सेंस ऑफ ऑनरशिप या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करने के लिए भी एम्प्लॉइज़ को शेयर्स ऑफ़र किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो पहले हमने 5 इसकी करैक्टरिस्टिक्स बयान कर दी हैं, इनको आप एडवांटेजेस ऑफ कॉरपोरेशंस भी कह सकते हैं। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, जो कि आखिरी 3 पॉइंट हैं। तो नंबर 6 पॉइंट आपके पास कॉरपोरेट मैनेजमेंट, यानी एक प्रॉपर, एक करेक्टराइज्ड और एक स्ट्रक्चर्ड कॉरपोरेशन जो होती है उसके अंदर चीज़ों का, अथॉरिटीज़ का, वर्क एक्टिविटीज़ का डिज़ाइन होता है, अथॉरिटीज़ बनाई जाती हैं, उनके अंदर काम को तकसीम किया जाता है, रिपोर्टिंग पैरामीटर्स तय किए जाते हैं। तो एक प्रॉपर निज़ाम वजूद में आता है कि जिसके तहत आप उस कॉरपोरेशन को चलाते हैं। सेपरेट ऑफ ऑनरशिप एंड द मैनेजमेंट प्रिवेंट्स owners from having an active role in the management of the company। नॉर्मली ऐसे होता है, लॉ ये कहता है या प्रैक्टिसेस ये कहती हैं कि चूँकि ऑनर्स ने पैसा तो इन्वेस्ट किया होता है, लेकिन तमाम चीज़ों को उनको पता नहीं होता कि कैसे आपने बिज़नेस को लेके चलना है। तो इस काम के लिए आपने प्रोफेशनल लोगों को बिंग मैनेजर्स या CEO के तौर पे हायर किया हुआ होता है, जो कि आपके अदारे को लेके चलते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मैनेजमेंट में हमने पढ़ा हुआ है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 3 लेवल्स में डिसाइड करते हैं, कि जिसमें अपर लेवल, लोअर लेवल और मिडिल लेवल की मैनेजमेंट शामिल होती है। तो यानी एक प्रॉपर मरबूत स्ट्रक्चर तरतीब दिया जाता है, जिसके तहत आप अथॉरिटीज़ को डिज़ाइन करते हैं, लोगों के दरमियान काम को तकसीम करते हैं, रिपोर्टिंग पैरामीटर्स तय किए जाते हैं, फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन की बात की जाती है, और फिर आखिर में अकाउंटेबिलिटी को डिसाइड किया जाता है कि किसी बंदे से रिपोर्ट लेनी है तो क्या तरीक़ेकार होगा। नेक्स्ट है गवर्नमेंट रेगुलेशंस। जैसा कि मैं पहले बात कर चुका हूँ कि इसको मखसूस किस्म की पाबंदियों का सामना भी करना पड़ता है, चूँकि ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वॉल्व होता है कॉरपोरेशंस के अंदर। तो उस वजह से गवर्नमेंट की तरफ से मुतय्यन करदा कुछ कवानीन होंगे, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगी जिसको फॉलो करना पड़ेगा।
गवर्नमेंट रेगुलेशंस आर डिज़ाइंड टू प्रोटेक्ट द ओनर्स ऑफ कॉरपोरेशन, यानी जो लोग कंपनी में शेयर्स खरीद के उसके ऑनर्स बन चुके होते हैं या सब्सक्राइबर बन चुके होते हैं, उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल्स दिए जाते हैं, कुछ बाइंडिंग्स होती हैं कि जिनको इन कंपनियों को फॉलो करना पड़ता है। जब आप रूल्स को फॉलो करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये शेयर होल्डर की जो वेल्थ होती है उनको मैक्सिमाइज़ करने के लिए, उनको सेफ गार्ड करने के लिए बड़ी ज़रूरी होती है। और आखिरी हमारी करैक्टरिस्टिक्स के अंदर आखिरी पॉइंट, जबकि डिसएडवांटेज का पॉइंट नंबर 3, एडिशनल टैक्सेस। जैसा कि मैं पहले बात कर चुका हूँ कि कॉरपोरेशन अपनी कमाई हुई दौलत का या इनकम का जो एनुअली वो हासिल करती हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो टैक्स की सूरत में जो गवर्नमेंट्स हैं उनको अदा करती हैं। कॉरपोरेशन पे इनकम टैक्सेस एज आ सेपरेट लीगल एंटिटी। चूँकि कंपनियाँ आर्टिफिशियल पर्सनस होती हैं, वो अपनी शनाख्त के अतबार से टैक्सेस अदा करती हैं, चूँकि उनको बिज़नेस के मालकान से अलहदा एंटिटी शनाख्त किया जाता है। एंड इन एडिशन, और इससे बढ़ के, शेयर होल्डर्स पे टैक्सेस ऑन कैश डिविडेंड। यानी हम ये कह सकते हैं कि कॉरपोरेशन या कॉरपोरेट सेटअप ऑफ बिज़नेस के अंदर डबल टैक्सेशन होती है। यानी पहले मरहले पे जब कंपनी अपनी इनकम जनरेट करती है तो जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनियां अपनी टोटल बिज़नेस इनकम के ऊपर टैक्स अदा करने के बाद जो पैसा बचता है उनको शेयर होल्डर में एज तयशुदा एक रेशो के तहत, यानी कंपनी की बोर्ड मीटिंग के अंदर ये फैसला किया जाता है कि हर शेयर होल्डर को डिविडेंड कितना दिया जाएगा। तो बाकी रेजिडुअल इनकम को शेयर्स की इनकम की सूरत में, कि जिसको डिविडेंड कहते हैं, शेयर होल्डर्स के दरमियान तकसीम कर दिया जाता है। शेयर होल्डर जब वो डिविडेंड वसूल करते हैं तो उसके बाद वो इंडिविजुअली अपनी शेयर डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स अदा करते हैं। तो इस एंगल से हम कह सकते हैं कि कंपनियों की जो टैक्सेशन होती है वो डबल टैक्सेशन होती है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉरपोरेशन। अब अगर हम इसकी खसूसियात को तो पहले हम बयान कर चुके हैं, तो अब हम इसका कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को डिस्कस करें कि हायरार्की ऑफ अथॉरिटीज़ कैसे बनती है, मैनेजमेंट के लेवल कितने होते हैं कंपनीज़ के अंदर, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिपार्टमेंट्स तय किए जाते हैं उनके अंदर अथॉरिटीज़ को डिज़ाइन किया जाता है, उसके अंदर वर्क एक्टिविटीज़ एक्यूमुलेट की जाती हैं, वो कैसे होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है कि सबसे पहले ये जो शेयर होल्डर्स लिखे हुए हैं ये वो तमाम लोग होते हैं जो किसी भी कंपनी के अंदर शेयर ख़रीद के सब्सक्राइबर बन जाते हैं। इन्हीं शेयर होल्डर्स में से एक शख्स को चेयरमैन एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तैनात किया जाता है या सिलेक्ट किया जाता है, और अमूमी तौर पे चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सीईओ वही शख्स बनता है कि जिसकी कंपनी के अंदर स्टेक ज़्यादा होता है या उसके नंबर ऑफ़ शेयर्स ज़्यादा होते हैं। दूसरी फॉर्म में जो तमाम सेलेक्टिव लोग जो कि शेयर होल्डर्स के तौर पे मौजूद होते हैं वो जॉइंटली और किसी एक शख्स के ऊपर भी एग्री करके उसको चेयरमैन या सीईओ का दर्जा दे सकते हैं। फिर इसी चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से प्रेसिडेंट एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव सीईओ, ये देखें वही चीज़ आ गई कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उसके नीचे प्रेसिडेंट एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सेलेक्ट किया जाता है। वैसे आज की जदीद हायरार्की के अंदर जो चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसी को सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ही नाम दिया जाता है। अब चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नीचे फिर मुख्तलिफ़ किस्म की अथॉरिटीज़ डिज़ाइन की जाती हैं, जैसे जनरल काउंसिल एंड सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी जो सेपरेट डिपार्टमेंट पैसे के मामलात को, माली मामलात को देखने के लिए बनाया जाता है उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट कहते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस यानी वो लोग के जो कंपनी के मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है उसको रेगुलेट करते हैं। और इसी तरह वाइस प्रेसिडेंट ह्यूमन रिसोर्सेज यानी वो डिपार्टमेंट के जो मैन पावर का अरेंजमेंट करता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए आपको स्किल रिक्वायर्ड होती हैं वो स्किल रखने वाले लोगों का इंतज़ाम करना इस डिपार्टमेंट की ज़िम्मेदारी होती है। इसी तरह चूँकि हमारा ताल्लुक़ हम अकाउंटिंग के सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, फाइनेंशियल मामलात को देख रहे हैं, तो जो वाइस प्रेसिडेंट या चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है उसके नीचे दो किस्म के डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। एक ट्रेजरर का होता है
जो पैसे के अरेंजमेंट की बात करता है, पैसे की हैंडलिंग की बात करता है, पैसे की रिसीव कैसे होगी, पैसे को अदा कैसे किया जाएगा। और जबकि एक डिपार्टमेंट कंट्रोलर के नाम से इसके नीचे काम कर रहा होता है, यानी इसके अंदर आपके जो अकाउंटिंग स्टाफ है वो सारा बैठता है, जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस होते हैं, उनको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ से कंट्रोल करता है, नोट करता है, उसकी रिपोर्ट्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है। तो ये दो डिपार्टमेंट जो कि अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, यानी ट्रेजरर जो कैश मैनेजमेंट का काम करते हैं, और कंट्रोलर जो कि तमाम एक्टिविटीज़ जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तय पाती हैं, यानी तमाम जितने भी अखराजात होते हैं, एसेट परचेज़ किए जाते हैं, इनकम की वसूली होती है, इन तमाम चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं और स्पेसिफ़िक शेड्यूल में या स्पेसिफ़िक स्टेटमेंट्स के अंदर उनको प्रेजेंट करते हैं। तो ये ड्यूटी कंट्रोलर की होती है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारा यानी अकाउंटेंट का ताल्लुक कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ होती हैं तो इस डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक होता है, जबकि जो फाइनेंसिस का काम करने वाले हैं, माली मामलात को देखने वाले हैं, वो सारे के सारे जो है वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट के तहत काम करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बनाई जाती हैं। इनिशियल स्टेप्स क्या हैं इसके लिए। फाइल एप्लीकेशन विद द गवर्नमेंट, आपको एक एप्लीकेशन देना होती है गवर्नमेंट को इन द ज्यूरिसडिक्शन इन विच इनकॉर्पोरेशन इज़ डिज़ायर्ड, उस एरिया में या उस प्रोविंस में या उस सिटी में कि जहाँ पे आप अपनी कंपनी को कायम करना चाहते हैं। नंबर 2, गवर्नमेंट ग्रांट्स चार्टर, दूसरे मरहले पे तमाम कानूनी मुश्काफियाँ या तकाज़े पूरा करने के बाद गवर्नमेंट आपको इजाज़त देती है कि आप कंपनी बना सकते हैं। नंबर 3, कॉरपोरेशन डेवलप बाय लॉ, और कॉरपोरेशन या कंपनी जब बनाई जाती हैं तो किसी भी मुल्क के अंदर काबिल अमल कवानीन के तहत बना सकते हैं। जैसे पाकिस्तान की अगर आप बात करते हैं तो पाकिस्तान में कंपनी ऑर्डिनेंस 1984 के तहत स्पेसिफिक फॉर्मेट दिया हुआ है कि कुछ लोग एग्री करते हैं कंपनी बनाने के लिए। वो लोग जो कंपनी बनाने का आइडिया कंसीव करते हैं उनको प्रोमोटर्स कहा जाता है। वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस करते हैं, बेसिक अरेंजमेंट करते हैं, एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, प्रेस्क्राइब फॉर्म के अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनी के रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करते हैं, और वो रजिस्ट्रार कुछ कानूनी तकाज़े पूरे करने के बाद डॉक्यूमेंट्स जो अटैच्ड होते हैं उनको चेक करने के बाद आपको ये ग्रांट कर देता है कि आप कंपनी बना सकते हैं। और इसकी एक प्रेस्क्राइब्ड फ़ी होती है जो कि आपको शेयर कैपिटल के रजिस्ट्रेशन के लिए अदा करनी होती है। कंपनीज इनकॉर्पोरेट इन ए स्टेट और कंट्री whose laws are favorable to the corporate form of business। अब हमारा जो कैपिटलिस्टिक सिस्टम है इसके तहत अजारादारी होती है इन्वेस्टर्स की, जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनकी, वो उसी मुल्क में जाकर सरमायाकारी करते हैं कि जिसके मायशी हालात और जिसके कवानीन उनको सपोर्ट करते हैं। एक इन्वेस्टर के लिए कंपल्शन नहीं होती कि आप अपने ही मुल्क के अंदर पैसा लगाएंगे, बल्कि हर दुनिया के उस खित्ते में जाके पैसा लगा सकते हैं जहाँ के कवानीन और जहाँ पे जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है उसको सूट करता है। कॉरपोरेशन एक्सपेंस ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट एज इनकर्ड, यानी कॉरपोरेशन बुनियादी अखराजात जो होते हैं कंपनी बनाने के लिए, यानी कुछ लोगों को इकट्ठा करना, जितनी भी कानूनी मुश्काफियाँ होती हैं यानी लॉ से रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, या रजिस्ट्रेशन है, बेसिक अरेंजमेंट है, या आपने अपना कोई सोलिसिटर मुकर्रर करना है उसके अखराजात हैं, लीगल एक्सपेंसेस हैं, उन तमाम चीज़ों को हम जो एक अदारे को शुरू करने के लिए करते हैं उसको ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेंसेस या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का नाम देते हैं। तो इन एक्सपेंसेस को आप कैपिटल एक्सपेंसेस के तौर पे नोट करते हैं। ऑनरशिप राइट्स ऑफ शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के ऑनरशिप राइट्स क्या होते हैं। शेयर होल्डर हैव द राइट टू, यानी उनको ये हकूक़ है, बेजारी सी बात है, बिज़नेस के अंदर मालकान हैं। जब आप किसी कंपनी के अंदर शेयर्स परचेज़ कर लेते हैं तो आप उसके सब्सक्राइबर बन जाते हैं, मालकान में शामिल हो जाते हैं, प्रोप्राइटर बन जाते हैं। तो पहला इनका हक क्या होगा, वोट इन द इलेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन होते हैं तो वो उसमें वोट कास्ट कर सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। एंड ऑन एक्शन दैट रिक्वायर शेयर होल्डर अप्रूवल, यानी हर शेयर होल्डर के पास एक शेयर के अगेंस्ट एक राइट होता है। आप उन राइट को एक्सरसाइज करते हैं, यानी वोट कास्ट करते हैं कि जब चुनाव होता है डायरेक्टर्स का या दूसरी अथॉरिटीज़ का, तो आप उसमें अपने वोट्स देते हैं।
ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे ही वोटिंग राइट्स एक ही फैसले के फेवर में यूज़ करने हैं, बल्कि आप उसको स्प्लिट भी कर सकते हैं। यानी कुछ शेयर एक डायरेक्टर को आपने असाइन कर दिए उसका वोटिंग राइट्स, और कुछ वोटिंग राइट्स किसी दूसरे कैंडिडेट को दे दिए, तो आप स्प्लिट ऑफ ओपिनियन भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही चीज़ की फेवर में आप तमाम वोट कास्ट करेंगे। नंबर 2, शेयर दी कॉरपोरेट अर्निंग थ्रू रिसीट ऑफ डिविडेंड। अच्छा, अब जब ये भी उनका हक होता है कि जितना भी एक साल के अंदर कंपनीज या कॉरपोरेशंस कमाती हैं और टैक्स की अदायगी करने के बाद जो बाकी बच जाता है, तो वो शेयर होल्डर्स के दरमियान में पर शेयर की बुनियाद पे एक रेशो डिसाइड करके या एक रेट डिसाइड करके शेयर होल्डर्स को एज द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी उनके रिस्क के तौर पे, उनकी इन्वेस्टमेंट के रिवार्ड के तौर पे उनको जो प्रॉफिटेबिलिटी तकसीम की जाती है उसको डिविडेंड का नाम दिया जाता है। नंबर 3, शेयर होल्डर राइट्स में कीप द सेम परसेंटेज ऑनरशिप व्हेन न्यू शेयर्स आर इशूड। यानी अगर मैंने किसी कंपनी में पहली दफ़ा जब कंपनी ने शेयर ऑफ़र किए थे, यानी IPO इसका नाम दिया जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, उस वक्त अगर मैंने किसी कंपनी में 5% शेयर्स ख़रीदे थे और सेकंड टाइम जब कंपनी गो इनटू पब्लिक होती है, यानी अवाम में शेयर्स ऑफ़र करती है, तो दोबारा जो शेयर ऑफ़र किए जाएंगे तो मेरा ये राइट होगा कि मैं उस नए इशू किए हुए शेयर के अंदर या कंपनी ने जो ऑफ़र किए होंगे 5% मज़ीद शेयर ख़रीद सकता हूँ अगर मेरी ये विल हुई। और अगर मैं ख़ुद ही नहीं चाहता तो फिर वो जो भी बंदा क्वालिफाई करेगा उस शेयर लेने के लिए वो कर सकता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल शो की हुई है कि अगर बिफोर 14% रेशो थी, न्यू शेयर इशू करने से पहले किसी कंपनी के अंदर अगर 14% आपकी परसेंटेज है, तो आफ्टर उसके बाद जब सेकेंड टाइम आप शेयर ऑफ़र करेंगे तो आप उसके अंदर अपनी वही सेम परसेंटेज को, यानी परसेंटेज ऑफ ऑनरशिप को जो है वो रिमेन कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। अ नंबर ऑफ कंपनीज हैव एलिमिनेटेड दी प्रीएम्प्टिव राइट्स, यानी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि उन्होंने ये जो प्रीएम्प्टिव राइट्स हैं उनको ख़त्म कर दिया हुआ है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके किसी कंपनी के अंदर पहले से कुछ फिक्स परसेंटेज के अंदर शेयर होल्डिंग मौजूद है तो सेकंड टाइम के अंदर भी आपको वही शेयर होल्डिंग की परसेंटेज ऑफ़र की जाएगी। लेकिन ख़त्म तो कर दिया गया है, लेकिन आपकी जो जनरल प्रैक्टिसेस हैं वो यही हैं कि आप न्यू शेयर इशू करने से पहले की जो परसेंटेज होती हैं उन परसेंटेजेस को होल्ड करते हैं, रिटेन करते हैं। नंबर 4, शेयर्स इन एसेट अपॉन लिक्विडेशन इन प्रोपोर्शन टू देयर होल्डिंग्स। यानी जब कंपनियां ख़त्म होने के अमल में जाती हैं, यानी ये वो कंडीशन होती है जब कंपनी की लायबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, कंपनी के एसेट्स कम हो जाते हैं, लिक्विडिटी पोजीशन डाउन हो जाती है, दिस इज़ कॉल्ड अ रेजिडुअल क्लेम। यानी जो बच जाता है वो फिर शेयर होल्डर में तकसीम किया जाता है बाय पेइंग ऑफ ऑल द लायबिलिटीज़ ऑफ द कंपनी। तो ये भी उनका हक होगा कि कंपनी ख़त्म होने के बाद अदायगियाँ करने के बाद जो पैसे बच जाएंगे वो तयशुदा परसेंटेज के अंदर उनमें दोबारा वापस कर दी जाएगी। गोइंग आउट ऑफ बिज़नेस, ये वो कंडीशन होती है। लेंडर क्रेडिटर की पहले बारी आती है, यानी अगर आप प्रायोरिटी सेट करते हैं कि जब आप कंपनी के एसेट्स या उसके चीज़ों को बेचती हैं तो जो पैसा रियलाइज़ होता है उसमें से पहले आप लेंडर्स यानी जो बैंक लोन्स हैं उनको पैसे अदा किए जाते हैं, फिर जिनको आपने डिबेंचर्स या बॉन्ड इशू किए होते हैं उनको दिए जाते हैं, फिर जिन लोगों के पैसे देने होते हैं यानी क्रेडिटर्स या अकाउंट पेबल उनको पैसे दिए जाते हैं। उसके बाद अगर कोई पैसा बचता है तो वो फिर शेयर होल्डर्स में तकसीम किया जाता है उनकी रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट को देखते हुए कि जिस परसेंटेज में उन्होंने सरमायाकारी की होती है तो उसी परसेंटेज के तहत उनमें वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऑनरशिप राइट्स ऑफ शेयर होल्डर। अब मैं स्टूडेंट आपके सामने एक शेयर सर्टिफिकेट की पिक्चर रख रहा हूं जिससे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि जब लोग किसी भी कंपनी के अंदर शेयर परचेज़ करते हैं तो उनको एक शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें तमाम चीज़ें तयशुदा होती हैं, जिसमें इशूइंग कॉरपोरेशन का नाम भी लिखा जाता है, जो शेयर्स को ख़रीदता है उसका नाम भी मेंशन किया जाता है, पार वैल्यू को भी शेयर किया जाता है, जो डिविडेंड होगा। वैसे तो इसका तयन जो है एनुअल जनरल मीटिंग में होता है तो वो तो नहीं होगा, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें हो सकती हैं शेयर सर्टिफिकेट के अंदर ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो स्टूडेंट ये एक जॉन विले जो कि अमेरिका की पब्लिशिंग कंपनी के शेयर की पिक्चर आपके सामने है। तो सबसे पहले इसके अंदर
प्री नंबर्ड इसका एक प्रॉपर नंबर होता है, यानी जिसकी इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी, इसकी पहचान बरकरार रहेगी। नंबर 2, नेम ऑफ कॉरपोरेशन, जो कंपनी इसको इशू कर रही होती है उस कंपनी का नाम यहाँ पे मेंशन किया जाता है ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके, और ये कानून के तहत रिक्वायरमेंट भी होती है। शेयर होल्डर नेम, जो शख्स इस शेयर्स को ख़रीद रहा होता है यानी होल्डर, उसका नाम भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है, जैसा कि यहाँ पे मैंने बिलाल अहमद का नाम लिखा हुआ है। फिर नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने आपने होल्ड करने, यानी इस सर्टिफिकेट के ऊपर नंबर ऑफ़ शेयर्स को भी लिखा जाएगा कि आपने स्पेसिफिक नंबर में जो शेयर ख़रीदे हैं वो कितने हैं। और आखिरी होगा सिग्नेचर ऑफ कॉरपोरेट ऑफिशियल, यानी वो शख्स के जो कि कंपनी का सीईओ होगा, जो मजाज अथॉरिटी होगी, उसके सिग्नेचर का मौजूद होना इस शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर ज़रूरी है, और यही इसकी ऑथेंटिसिटी में इजाफा करेंगे। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर के जिसमें हमने जो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ ऑफ कॉरपोरेशंस थी या बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी ये ख़त्म हुआ। नए लेक्चर के साथ, प्रैक्टिकल टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।